हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई तक। देखिए, जैसा कि हम लोग ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग बहुत जल्द ही एक सीरीज़ ला रहे हैं क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है फाइटर सीरीज़। उसमें जो है क्लास 10th के लिए बनाया गया है और इसमें गारंटी है कि ये जो लड़का इस सीरीज़ को फॉलो करेगा, इसका 95% से ज़्यादा नंबर आने का पूरे चांसेस हैं। ठीक है, बस आपको करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा काम करना है। जितना हम लोग बता रहे हैं पूरा लेक्चर को आपका वीडियो देखना है। अगर आप ये पूरा कर जाते हो तो आपका गारंटी है कि 95% नंबर या उससे अधिक नंबर आ सकता है, पूरी गारंटी है इसका। ठीक है, तो क्लास 10th में जो साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ और जो मैथ्स का लेक्चर लेने वाले हैं वो आर के सर है। ठीक है, जैसा पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि आर के सर कैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि केमिस्ट्री में जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक बेसिक है। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक बेसिक है। ठीक है, यहीं से पूरा केमिस्ट्री यहीं से ओरिजिनेट होता है। कैसे भी किसी भी रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, उसका बैलेंसिंग कैसे होता है, उसका किसी भी रिएक्शन का प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे लिखते हैं, और मतलब क्या क्या है, कौन कौन सा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शायद आप लोग 8-9 में पढ़े होंगे, तो कैसे कैसे करते हैं। सर हम लोग एक से एक चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें डिफिनेशन में मेरा है कि वेन एवर chemical changes is occurred then we can say that chemical reaction is happened। बोल रहा है कि जब कभी केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, घर में आटा गूंथते हैं। आटा गूंथ के क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। या तो लड़कियां बनाती हैं रोटी, हम लोग तो रोटा बनाते हैं, बड़ा बड़ा बनाते हैं रोटी उसी को क्या बोलते हैं, रोटा। ठीक है, तो क्या होता है कि आटा को गूंथ के हम लोग क्या बनाते हैं, रोटी। तो रोटी का जो प्रॉपर्टीज़ है, क्या रोटी से हम लोग फिर से आटा बना सकते हैं क्या? नहीं। रोटी को क्या करें, पानी में डुबा के फिर से आटा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो रोटी जो बना उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आटा का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, मान लीजिए आप ध्यान से देखिएगा कि कोई ये सब्सटेंस है, उसको बी में कन्वर्ट कर दिए, ये सब्सटेंस को बी में कन्वर्ट कर दिए। तो ये जो बी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, जो बी सब्सटेंस का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ए। मान लीजिए ये आटा है। ठीक है, ये क्या है, आटा है। आटा से हम लोग क्या बनाए, रोटी बनाए। तो रोटी का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आटा। ये बात आप लोग जानते भी हैं, और ये तो पूरा जनरल एग्जाम्पल है, ये सब लोग जानते हैं। तो ये हुआ केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंज देखिए क्या होता है, जैसे कि पानी को हम फ्रीज करके क्या बना दिए, बर्फ़ बना दिए। ठीक है, आइस बना दिए। फिर हम क्या करते हैं, आइस को मेल्ट करके पानी बना सकते हैं, डेट इज़ फिजिकल चेंज। क्या किए कि एक सब्सटेंस को कन्वर्ट किए, ये सब्सटेंस को, जैसे ये सब्सटेंस को बी में कन्वर्ट किए, और बी को पुनः हम क्या कर सकते हैं, ये में बना सकते हैं। उसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे हम क्या किए, एक आइस का क्यूब लिए, आइस का क्यूब को क्या किए, हीट किए, तो क्या पानी में बदल गया। ठीक है, अब पानी को हम पुनः क्या कर सकते हैं, फ्रीज करके आइस बना सकते हैं, डेट इज़ फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। तो केमिकल चेंज का जो डिफिनेशन है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए कि केमिकल चेंज, व्हेन अ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस देन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सब्सटेंस। वही हम बताए कि कोई एक सब्सटेंस ए है जो कि बी में कन्वर्ट हो गया, जो बी का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो क्या होगा, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ए। ए से क्या होगा, पूर्णतः जो है अलग होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो बोला कि वेन एवर केमिकल चेंज इज अकर्ड, जब कभी केमिकल चेंज होगा तो वी कैन से डैट केमिकल रिएक्शन इज हैपेंड। ठीक है, ये बात क्लियर है। जब कभी भी केमिकल चेंज हुआ मतलब कि ये सब्सटेंस है वो बी में कन्वर्ट हुआ, अब बी जो है ए में वापस नहीं आ सकता है, तो इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज बोलते हैं। और जब कभी भी ये केमिकल चेंज होगा तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होगा। ठीक है,
तो केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन का चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द डिफरेंट आइटम्स। फिर से पढ़िएगा, इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट आइटम। ठीक है, ये रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब आप लोग नया नया वर्ड हो गया क्लास 10th के लिए। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का आप लोग सिर्फ डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे समझाते हैं कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए, जैसे हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि ये जो है रिएक्ट्स विथ बी एंड फॉर्म सी। हम क्या बोल रहे हैं कि ए जो है रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और सी फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ए जो है बी के साथ क्या हुआ, रिएक्ट किया और सी बना दिया। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये LHS साइड को बोलते हैं, ये LHS साइड को बोलते हैं, ये LHS हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और सी जो बना इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है। अब जब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हुआ, ए का क्या हुआ, बॉन्ड्स टूटा और बी का भी बॉन्ड्स टूट गया और दोनों, ए का भी बॉन्ड टूटा और बी का भी बॉन्ड टूटा और दोनों कंबाइन होकर सी बनाया। यानी कि ए का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, ए का बॉन्ड क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, और बी का बॉन्ड भी क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। दोनों बॉन्ड फिर से आपस में मिलकर एक सी प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया, आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये भी क्या हुआ, रिएक्टेंट हो गया, ये क्या कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इसमें क्या हो रहा है, ए बी का क्या कर रहा है, ए बी का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और सी बना रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन देखिए होता क्यों है कि जितने भी दुनिया में केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होता है। ठीक है, कोई भी आदमी क्यों रिएक्ट कर रहा है, मान लीजिए दो आदमी झगड़ा करता है, क्यों करता है, झगड़ा करके उसको लगता है कि मेरा मन में जो है शांति प्रदान होगा। ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाता है, अरे साला उसको मार के जो है तभी मेरा दिल में क्या होगा, शांति आएगा, सबसे पहले चलो उसको मारते हैं। तो क्यों कर रहा है, मार क्यों कर रहा है वो, फॉर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक ना, तो वहाँ ये दोनों ए और बी आपस में क्या कर रहा है, मार कर रहा है, लड़ रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्यों लड़ रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने की। ए और बी क्या मार कर लिया, सी एक प्रोडक्ट बना दिया, सी क्यों बनाया, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी का बॉन्ड्स क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और सी का क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर केमिकल रिएक्शन बुक देख लिए कैसे कैसे क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ए रिएक्ट्स विथ बी एंड फॉर्म सी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और क्या कर रहा है, सी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। इसको जो है सिंबलाइज करके कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। वर्ड इक्वेशन को सिंबलाइज कर रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं ए रिएक्ट विथ बी, तो ये ए हो गया रिएक्ट विथ बी एंड फॉर्म सी। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, रिएक्टेंट बोलते थे, रिएक्टेंट हो गया। ये सी क्या आ गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक, देखिए ए और बी क्या हुआ, रिएक्टेंट हो गया, और सी क्या गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ए और बी जो है किसी टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है या किसी प्रेशर पे रिएक्ट कर रहा है, या ए और बी रिएक्ट जो कर रहा है, सी बना रहा है, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंट पे बना सकता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर या कोई भी एक्सटर्नल मीडियम जिससे कोई भी रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोसीड कर रहा है, उसको ऊपर में लिखते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऊपर में लिखेंगे, लो प्रेशर नीचे में लिखेंगे। मतलब एरो के ऊपर या नीचे लिखना है। ठीक है, अच्छा ये एरो बता रहा है कि ये और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। एरो क्या बता रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। एरो बता रहा है कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है।
जैसे हम बोलते हैं कि C, जैसे A + B ऐसे रहता, मतलब क्या, C से जो है C का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और A और B बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। एरो किधर है, बैक की तरफ है, तो ये होगा बैकवर्ड रिएक्शन। ये एरो जो आगे की तरफ दिखा रहा है इसका मतलब ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो किसी भी रिएक्शन को लिख देने से सिर्फ काम नहीं हो जाता है, उसको सबसे पहले बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंसिंग क्यों करते हैं, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। उसका जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मास पे वर्क करता है, ठीक है। जैसे देखिए कि ए रिएक्ट विथ बी, हम बोल रहे थे यहाँ पे, क्या बोल रहे थे, ए जो है रिएक्ट किया बी के साथ और क्या बनाया, सी बनाया, ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास, जितना मास रिएक्ट करवाए, रिएक्टेंट साइड में जितना मास है, मान लीजिए यहाँ पे 5 ग्राम मास है मेरा, तो प्रोडक्ट साइड में टोटल कितना बनना चाहिए, 5 ग्राम बनना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। हम क्या बोल रहे हैं कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट में हम 5 ग्राम दे दिए, तो प्रोडक्ट में भी कितना बनेगा, 5 ग्राम बनेगा। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मास क्या हुआ, यहाँ पे 5 ग्राम था तो यहाँ भी 5 ग्राम हो गया, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हम लोग लाए बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या लाए, बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंसिंग क्यों करते हैं, फॉर सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बैलेंसिंग क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। बैलेंसिंग क्यों करते हैं आप लोग पता चल गया। चलिए ठीक है। जैसे अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम जो है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे, वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये जो हम लोग लिखे इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन लिखे हम लोग, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। अब हम लोग लिखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। ये तो वर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखने वाले हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब ये बता रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट बता रहा है। क्या बता रहा है, रिएक्टेंट बता रहा है। अच्छा, वर्ड इक्वेशन से भी ये बात क्लियर होता है कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मतलब कि ये रिएक्टेंट है, एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वर्ड, ये क्या हुआ, वर्ड इक्वेशन हो गया। चलिए अब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मतलब Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या आता है, मैग्नीशियम, Mg प्लस O2 फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैग्नीशियम जिस स्टेट में है वो आपको नीचे में लिखना। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो यहाँ पे सॉलिड लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में पाया जाता है तो यहाँ पे गैस लिख देंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है तो यहाँ पे सॉलिड लिख दिए। मतलब हर एक सिंबल के नीचे में उसका स्टेट ऑफ मैटर बताना है कि ये किस स्टेट में है, ठीक है। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैस स्टेट में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ हम क्या किए, केमिकल इक्वेशन लिख दिए, ठीक है। क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, ठीक है। कैसे है, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, हम क्या बताएं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आधारित होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलिए, मैग्नीशियम का मास कितना है, 24 ग्राम, 24 ग्राम होता है, बहुत सही बात है। अच्छा,
ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 एटम का मास कितना होगा 32 ग्राम, 2 गुना 16 होगा ना। तो रिएक्टेंट साइड में मास कितना हो गया 24 प्लस 32 दैट इज 56 होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 24 ग्राम मैग्नीशियम का प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो ये होगा 40 ग्राम हो गया। क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है? नहीं। इसका मतलब है कि ये जो हम केमिकल रिएक्शन लिखे हैं वो सही नहीं है। बैलेंसिंग, अब देखिए ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम जो रिएक्शन लिखे हैं इसमें क्या है, रिएक्टेंट साइड का मास कुछ ज़्यादा है और प्रोडक्ट साइड का मास कम है। केमिकल रिएक्शन में दोनों साइड का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम केमिकल रिएक्शन को सही होगा, ठीक है। ये जो हम रिएक्शन लिखते हैं इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन और स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और इसी को दूसरा नाम स्टैंडर्ड नाम देते हैं, यूपीएससी ने दिया था स्केलेटन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटन इक्वेशन, ठीक। स्केलेटन इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन कब सही होगा भाई? ये तभी सही होगा जब दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर इधर x ग्राम मास है, रिएक्टेंट साइड में अगर x ग्राम मास है तो इधर भी x ग्राम होना चाहिए, तभी ये सही होगा। अगर यहाँ x ग्राम मास है, अगर यहाँ y ग्राम मास है, तो ये केमिकल रिएक्शन सही नहीं है। इसको बोलते हैं, सही करने के लिए एक टेक्निक लाया गया, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप, फिर हम आगे कंटिन्यू कर दें। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। चलिए बैलेंसिंग करते हैं। ये कब सही होगा? जब हम इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस क्यों कर रहे हैं? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, आप लोग जो है ना, जब भी आप लोग लेक्चर देखिए तो कॉपी कलम हमेशा साथ रखिए। जो हम बता रहे हैं वो छोटी छोटी बात आपको नोट डाउन करना है, अगर आपको 95 नंबर से % से अधिक नंबर लाना है तो, ठीक है। छोटी छोटी बात पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि 95% मेरा कैसे आ गया, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ाई तक में संभव है, ठीक है। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, ठीक। अच्छा, ये बैलेंस कब होगा? बैलेंसिंग करने का तरीका क्या है? देखिए, बहुत सारा मेथड होता है, तो कुछ एक मेथड हम लोग पकड़ेंगे। हमको क्या है, सिर्फ बैलेंसिंग से मतलब है, प्रोसीजर पूछता नहीं है बोर्ड में, सिर्फ पूछेगा कि ये क्वेश्चन दे दिया, बताएगा कि इसको बैलेंस करके बताओ, ठीक है। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे वही देखना है। तो देखिए, इसका रूल्स ये होता है कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि LHS और RHS टोटल में आप ये देखिए सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है। देख लीजिए, मैग्नीशियम के पास 1 एटम है, ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, ऑक्सीजन के पास यहाँ 1 एटम है, मैग्नीशियम के पास यहाँ पे 1 एटम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है? O2 के पास, ये सही है। तो सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये चूज कर रहे हैं कि पूरा रिएक्शन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है? किसके पास है? ऑक्सीजन के पास 2 है, बाकी सबके पास 1-1 है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो O2 है, ऑक्सीजन का 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1, इसको बैलेंसिंग करने के लिए 2 दे दिए, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए, मैग्नीशियम कितना हो गया 2, यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1, तो यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा। देखिए, 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। समझ गया बात? Mg कितना हो गया 2, ऑक्सीजन भी 2, ठीक। ये क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या हुआ? बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम बताए थे कि बैलेंसिंग हम लोग क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए आप सेटिस्फाई करवाते हैं। देखिए, 2 गुना 24, मैग्नीशियम का कितना 2 मोल्स है, तो 2 गुना 24 प्लस ये 32 हो गया, 2 गुना 16 32, तो हो गया 48 प्लस 32 डेट इज 80 ग्राम। 80 ग्राम इधर देखते हैं, ये कितना हो गया 2 गुना, ये कितना हो गया 24 प्लस 60, तो 2 गुना 40 डेट इज 80 ग्राम। अब देखिए आप लोग, इधर भी 80 ग्राम हो गया, इधर भी 80 ग्राम हो गया, मतलब LHS में जितना मास है उतना भी RHS में है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इक्वेशन क्या हो गया? सही हो गया,
और सही हो गया तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन ही सही हो सकता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन सही नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिए कुछ बैलेंसिंग का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इससे जो है ज़्यादा बोर्ड में आने वाला नहीं है आपका। ठीक है, और 10th लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे ज़्यादा बैलेंसिंग नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन बैलेंसिंग का करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे एक खतरनाक सा बात छुपा हुआ है मेरा, ये बात छुपा हुआ है कि मैग्नीशियम जो होता है वो हाइली रिएक्टिव मेटल होता है। आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, कि जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तुरंत रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम को साफ़ करते हैं। क्यों साफ़ करते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, when it come into the contact of oxygen then it reacts quickly and form magnesium oxide which is quite stable। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी मेरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को मतलब जलाने से पहले इसको साफ क्यों करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं, हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम क्या है, थोड़ा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, ये क्या, मोर रिएक्टिव मेटल है। ठीक, वो क्या करता है, जैसे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक वाइट पाउडर बना लेता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे आपको पहले, हम ये बताए थे कि दुनिया में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है क्यों होता है, सिर्फ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। वो स्टेबल हो जाएगा बस, वो शांत हो जाएगा। जितना भी दुनिया में केमिकल रिएक्शन आप देखिएगा A to Z उसका एक ही मकसद होता है कि हम स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करें। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को क्या किया हम लोग, हवा में छोड़ दिए, जैसे उसको ऑक्सीजन मिला तो तुरंत क्या किया, तुरंत रिएक्ट कर गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये वाइट पाउडर होता है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस बार भी 2020 में बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये वाइट पाउडर होता है। ठीक, और वाइट डेजलिंग फ्लेम भी देता है, जलने के बाद क्या होता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। ठीक है, चलिए कुछ बैलेंसिंग का क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अच्छा हम यहाँ पे जो है हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करते जाएंगे साथ साथ। इसमें क्या होगा, हम लोग का जो है केमिकल जो फार्मूला है उस पर कमांड होते जाएगा मेरा। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग जानते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, सिर्फ बैलेंसिंग करना सिखा रहे हैं आपको हम, कि मान लीजिए कि N2 जो है रिएक्ट विथ H2 फॉर्म NH3। अब क्या आपको लड़का पूछेगा कि सर ये बताइए यहाँ NH4 क्यों नहीं हुआ। देखिए भाई, इसमें मेरा कोई हाथ है नहीं, जो एक बार डिफाइन हो चुका है कि N2 + H2 रिएक्ट करेगा तो NH3 ही बनेगा, NH4 नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये भगवान का सब मोह माया है दोस्त, इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि N2 रिएक्ट करेगा H2 के साथ तो NH3 बनेगा, NH4 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपको मान लीजिए कि ऐसा होता है। ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सॉरी फॉर डैट। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, हम ये ट्रिक था मेरा कि आप यहाँ पे सबसे पहले चूज कीजिए कि पूरा रिएक्शन में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है। तो H3 के पास है, यहाँ पे H के पास 3 एटम है, यहाँ पे H के पास 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 है, यानी सबसे ज़्यादा आइटम किसके पास है, H3 के पास है। तो सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे ना। चलिए करते हैं। हाइड्रोजन के पास 3 है, हाइड्रोजन के पास 3 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 कैसे आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ 3 कर देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अच्छा, अब बच गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया। ये क्या हो गया, पूरी बैलेंस हो गया। ठीक है ना, समझ गया। पहले क्या किया, इसमें चूज किया हम कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है। तो हम लोग पाए कि हाइड्रोजन के पास 3 एटम है, तो सबसे पहले उसी को बैलेंस करते हैं। बैलेंस किए कि हाइड्रोजन के पास 3 है, यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 है, तो दोनों बराबर कब होगा, जब यहाँ हम 3 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें। जब जैसे यहाँ पे किए तो हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का प्रोडक्शन ऐसे ही होता है। ठीक है,
अच्छा, एक बैलेंस करके दिखाइएगा जल्दी से स्पीड से कि मान लीजिए Zn है, Zn है प्लस H2SO4 प्रोड्यूसिंग ZnSO4 प्लस H2। देखिए जब कोई ये क्या है, H2SO4 क्या है, इसको बोलते हैं किंग्स ऑफ केमिकल। ये जितना भी केमिकल्स है सबका राजा कौन है, H2SO4 है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, ठीक। और इसको बोलते हैं दूसरा और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विटोरियल्स भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विटोरियल। ये जितना बात हम बता रहे हैं माय डिफरेंस, अगर आप याद रख लीजिएगा ना, मैं बता रहा हूँ दिल से कि आपका पूरा ज़िंदगी बन जाएगी केमिस्ट्री में। जितना चीज़ हम बता रहे हैं और जितना ये 3 लेक्चर में बताने वाले हैं हम, और ये पूरा चीज़ अगर आप याद कर लिए और याद रख लिए तो पूरा आपका ज़िंदगी केमिस्ट्री में तो बनने वाला है, ये गारंटी मेरा है, ठीक है। ये किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं H2SO4 को, और ऑयल ऑफ विटोरियल्स भी बोलते हैं। ये क्या है, Zn क्या है, मेटल है। Zn क्या है, मेटल। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज़ कर जाता है। जैसे यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम मिस्टेक क्या किए, यहाँ पे हमको गैस लिखना चाहिए था। नाइट्रोजन क्या है, गैस। हम बताए थे कि यहाँ पे सबका स्टेट ऑफ मैटर नीचे में दर्शाना है। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और अमोनिया भी क्या हुआ, गैस, ठीक है। यहाँ पे जिंक क्या है, सॉलिड है। H2SO4 क्या है, लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या बनाएगा, सॉलिड बनाएगा, सॉलिड। ये क्या, गैस। जो भी गैस है ऊपर उड़ जाता है, इसीलिए इसको ऊपर एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ भी अमोनिया ऊपर उड़ जाएगा, गैस है, तो ये ऊपर एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम किसके पास है, यहाँ भी सब Zn एक है, यहाँ भी Zn एक है। SO4 क्या है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब टोटल बराबर है। ये पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंसिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पूरा क्या बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, हम क्या किए, Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2। H2 गैस है। H2 के बारे में सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि H2 जो है पूरा यूनिवर्स का सबसे लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्का गैस है। और जब ये H2 गैस जब यहाँ से प्रोड्यूस हुआ तो इसका जो साउंड होता है वो पॉप साउंड होता है, भद 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 आवाज़ करता है, इसी को बोलते हैं पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। H2 गैस कौन सा गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो है H2 गैस। बहुत सिंपल सा बात है। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक आप लोग क्या किए होंगे, यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ बैलेंसिंग हम लोग सीखे हैं अभी, वो छोटा मोटा बैलेंसिंग सीखे। हम लोग क्या अगले लेक्चर में हम लोग बड़ा बड़ा बैलेंसिंग सीखेंगे, और केमिकल रिएक्शन आने वाला है, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है अगला लेक्चर। उसमें आप लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन यूँ बनाइएगा, यूँ मतलब बोलते हैं ना चुटकी में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओनली विदिन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग JEE Mains में आया हुआ, क्लास 10 से JEE Mains में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। वो सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्त, आप लोग वीडियो के साथ लगे रहिए, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जोरदार तरीके से कीजिए, हम चमका दीजिए, छा जाइए एकदम पूरा, कहीं पता चले कि हम लोग पढ़ाई तक चैनल से पढ़ के आए हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्त।